सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, जो आखिरी संशोधन हुआ था हमारा 2019 में, उसमें क्या किया गया था कि न्यायाधीशों की संख्या टोटल मिलाकर के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 कर दी गई थी, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। सभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो व्यवस्था प्रक्रिया है वो सेम समान है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था बाकी शेष न्यायाधीशों की है वही व्यवस्था क्या है मुख्य न्यायाधीश के लिए भी है। तो मुख्य न्यायाधीश की भी वही व्यवस्था है और बाकी शेष न्यायाधीशों की भी सेम व्यवस्था है। लेकिन 1973 तक जो व्यवस्था चली आ रही थी वो क्या थी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। लेकिन ये परंपरा टूटी, कब टूटी? 1973 में टूटी, जब केशवानंद बराम उस बात के बाद से ये निर्णय आ गया कि भाई, निर्णय क्या आ गया कि मतलब उस समय सरकार का दिमाग घूमा कि भाई न्यायाधीश लोग क्या कर रहे हैं, भैया मत करिए, क्या मतलब बार बार कर रहे हैं। तो न्यायाधीश का जो व्यवस्था आपकी थी वो परंपरा टूट गई कि भाई जो सीनियर है वही आगे चल करके बढ़ता चला जाएगा, मतलब वही न्यायाधीश बनेगा। ये परंपरा को मतलब जो है सरकारों ने तोड़ा, या तरह का ये जो व्यवस्थापिका थी, कार्यपालिका थी, उसने व्यवस्था को तोड़ा और उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो उस समय न्यायाधीश कौन थे, एम सीकरी साहब थे, और उनको उनके बाद से ये व्यवस्था क्या कर दी कि उनके बाद जैसे अगले आने वाले जो मुख्य न्यायाधीश का नंबर था वो क्या था, JS सेलेक्ट महोदय का नंबर था, क्योंकि JS सेलेक्ट महोदय को न लेकर के, और उसके बाद दूसरे नंबर KS हेगड़े साहब थे, और उसके बाद जो थे KN ग्रोवर, तीनों को छोड़ने के बाद सीधे लेकर के चले आते हैं अजीत नाथ को बना दिया जाता है चीफ जस्टिस है। ये परंपरा टूटी, यहाँ तक हम लोगों ने संभवतः कर लिया था। आइए इसके आगे देखते हैं कि क्या व्यवस्था है रही है। हाँ, जो ये MM सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 न्यायाधीशों की जो पीठ, कल संविधान पीठ थी, जो है सरकार के विरुद्ध निर्णय दे दिया गया था। मैंने बताया था इसके बारे में, सरकार के विरुद्ध निर्णय जो आया था उस निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले बाद में, उसमें के बाद से सरकार को ये लगा कि नहीं ये भाई गलत हो रहा है और न्यायाधीश लोग अपने मनमानी की स्थिति करते चले जा रहे हैं। कार्यपालिका वो देखिए शुरुआती दौर से लेकर जब संविधान बना और तब से लेकर के आज तक ये देखने की बात आ जाती है। हाल ही में मैंने कल बात की थी, उन्होंने जो कानून मंत्री रिजू है वो उन्होंने संसद में जो बताया कॉलेजियम को लेकर के, उस जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किए, और सवाल क्या उसको लेकर के ना खड़ा करके उन्होंने ये बताया कि कॉलेजियम जो था उसके बाद न्यायाधीश जो बार बार इस तरह से न्यायपालिका मतलब जो कार्यपालिका के बारे में बोलते रहते हैं, या जो कार्यपालिका के लोग बोलते हैं न्यायपालिका को जो बुरा लगता है, तो उसको लेकर के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कुल मिला जुला के बाद वही कही गई कि भाई कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा, कौन बड़ा, तो वो वाला हालत हमेशा बना रहता है। अगर क्या कहते हैं कि अगर कार्य वैसे देखा जाए कि क्या बड़ा, न्यायपालिका बड़ी कि कार्यपालिका बड़ी, तो दोनों अपने अपने शक्तियों के लिए भरपूर मात्रा में दोनों की पावर एक संपन्न है। संवैधानिक दायरे के अंदर जो है सरकार सर्वोच्च है, और उस संवैधानिक दायरे के जरा सा भी मतलब सरकार सर्वोच्च है का मतलब ये हुआ कि कानूनी दायरे में अगर रहते हुए सरकार कोई भी गाइडलाइन बनाती है तो उसमें कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जहां ही उन्होंने अपने शक्ति का अतिक्रमण किया वहां तुरंत न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर कर देगी, और उस समय तब न्यायपालिका से बढ़कर के कोई नहीं रहेगा। यानी संवैधानिक दायरे में रहते हुए कार्यपालिका सर्वोच्च है, और संवैधानिक दायरे से हटती है तो कार्यपालिका की कोई शक्ति नहीं है, न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को धाराशाही कर देगी। कोई भी आर्टिकल कोई भी कानून बना देंगे, चल नहीं पाएगा उनका, बशर्ते कब कि जब वो संवैधानिक दायरे से बाहर की चीज है ना। तो मिला जुला के इसमें बैलेंसिंग किया गया, ये नहीं कहा जा सकता कार्यपालिका शक्तिशाली है या न्यायपालिका शक्तिशाली, सबका एक अपना एक वजूद है। जैसे पेरेंट्स का एक अपना वजूद है, बच्चों का एक अपना वजूद है, शिक्षक का एक अपना वजूद है, विद्यार्थियों का एक अपना वजूद है। तो इसमें कह दिया जाए विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है या शिक्षक इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सब अपने अपने दायरे में रहते हुए सबकी अपनी वैल्यू है। उसी तरह हमारा संविधान ऐसा बनाया गया है कि सब समान है।
न्यायिक दायरे में रहते हुए कार्यपालिका सर्वोच्च है, न्यायिक दायरे से बाहर जाते हुए कार्यपालिका शक्तिहीन हो सकती है, कुछ नहीं सकती है। कार्यपालिका की जो भी कानून बनाएंगे धड़ाक से उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध कुछ भी बना दिया गया उनका कानून खत्म, चाहे वो पूर्ण बहुमत हो, चाहे 552 आपके जो सांसद होते हैं 552 जो कि वर्तमान में 550 अधिकतम रह गए हैं, 550 रह गए हैं एंग्लो इंडियन समाप्त होने के बाद से। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे टोटल अगर सभी लोग एक पक्ष में है तब भी कुछ नहीं कर सकते अगर वो संविधान के दायरे में। तो मिला के ये कहना कि कोई शक्तिशाली है कोई कम शक्तिशाली है ये कोई बेमतलब की बात होगी। वहाँ का मतलब ये है कि दायरे में रहते हुए, दायरे में अगर हैं तो सर्वोच्च सब अपने आप में कंप्लीट हैं, सभी संप्रभु हैं। कार्यपालिका संप्रभु है अपने दायरे में रहते हुए, न्यायपालिका अपने दायरे में रहते हुए संप्रभु है। न्यायपालिका ऐसा नहीं कार्यपालिका के किसी काम में जाके कूद पड़ेगी, ऐसा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती है ना। कुछ वही चीज़ें हो सकती हैं तभी वो कूद सकती है जब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लोकहित में गलत कार्य हो रहा है। जैसे अब उन्होंने देखा था कि एक जो क्राउड हुआ करती थी मॉब लिंचिंग का मुद्दा देखते थे कि अक्सर लोग किसी को चोर कह के या कुछ गलत आदमी कह के उसको भीड़ तंत्र के द्वारा न्याय कर दिया जाता था। वहाँ पे न्याय करने का मतलब उसको मार दिया, जान से मार दिया, इस तरह की घटनाएं हो जाती थी। तो ऐसी कुछ स्थितियों में या कुछ ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है जिसको लेकर के लगता है कि कानून व्यवस्था कहने मात्र की रह गई, कानून व्यवस्था कहीं रह नहीं गई है एक्चुअल में। तो वो व्यवस्था जो हो जाती है वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो उसमें न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप कर ले जाती है। तो मतलब मिला के आप समझ गए होंगे बात को कि इसमें यही है कि कोई सर्वोच्च नहीं है, सब अपने अपने दायरे में फिट है। अब उनका काम न्यायपालिका कैसे करता है कि कोई भी गलत करे, चाहे वो व्यक्ति गलत कर रहा हो, चाहे वो सरकारें गलत कर रही हो, तो वो गलत करने का मतलब संवैधानिक दायरे के अंदर, है ना। वो अगर संवैधानिक मूल ढांचे को अगर इफेक्टिव करेंगे या कोई ऐसा कानून बना देंगे कि जिस कानून का कोई मतलब नहीं है, या मतलब नहीं है का मेरा मतलब है कि ऐसा कानून की जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, तो कानून अंशतः या पूर्णतः वो समाप्त कर दिया जाएगा। इसे तो आप जानते होंगे पहले से ही। तो ये चीजें हैं, आइए थोड़ा और देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए इतना ही इसमें रहने दिया जाए, बाकी चीजें और देख लेते हैं आगे की प्रक्रियाएं। मुझे लगता है ये अपने आप में सफिशिएंट है। अब कर लीजिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, है ना। न्यायाधीशों की सॉरी नियुक्ति तो हो गई, न्यायाधीशों की योग्यता। पहला क्या था दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और दूसरा क्या था, नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, यस। और उसके बाद में फिर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपका 124 एक में है दोस्तों, और 124 दो। ठीक, अब हम लोग बात करने चलते हैं यहीं पे 124 3 की बात कर रहे हैं। 124 3 ये क्या कहता है, हाँ कहता है ये योग्यता, ठीक है। देखिए तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए दोस्तों। 124 3 हम लोग पहुंच गए। देखिए क्या कहते हैं योग्यता कौन कौन हो सकता है, क्या इस योग्यता के मानक क्या है। तो उसमें सीधे पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख लीजिए सीधा सा। पहली चीज भारत का नागरिक होना ही चाहिए, है ना। कोई पाकिस्तान का, विदेश का किसी भी व्यक्ति कंट्री का वही व्यक्ति आकर के न्यायाधीश तो बन नहीं सकता है ना। तो जब भी कोई बड़े बड़े पद है, जो भी संवैधानिक पद है दोस्तों, सारे संवैधानिक पदों के लिए क्या है, भारत का मूल निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, बाहर का व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो भारत का नागरिक हो। योग्यताओं में क्या होता है लिख लीजिए, योग्यता सब लिख लीजिएगा कि एक लाइन जैसे चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसे कह सकते हैं, यह योग्यताएं डैश करके सीधे लिख दीजिए। वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक 5 वर्ष
हाँ 5 वर्ष का, चलिए लिखिए और कम से कम 10 वर्ष, अरे भैया लिख दीजिए, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय की बात कर रहा है ना, यस सर। ठीक है, उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। आप लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, Yes, ठीक है? 5 वर्ष तक न्यायाधीश में पहले न्यायाधीश का, पहले अधिवक्ता का न्यायाधीश कर दो, है ना? अधिवक्ता कर दो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता है। जैसे कहने मतलब है, पहले आप क्या बने एलएलबी जो बच्चे कर रहे होंगे, यहाँ बच्चे बैठे हुए एलएलबी, तो उनको मान लो सोच लो अगर सेटिंग वेटिंग है कल बाजार में है तो भैया सीधे जज बनो, कोई लफड़ा नहीं है। जज के बेटे हमेशा वकील बन जाते हैं, उसके बाद जज बन जाते हैं। अभी आप लोग कोर्ट कचहरी जाइए तब पता चलेगा कि यहाँ बस्ती वाले कचहरी नहीं है, इससे बड़े वाले जैसे जाएंगे हाई कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर जिन लोगों के पेरेंट्स मतलब भाई भतीजावाद भाई आप लोग हो जाएं तो अपने भाइयों को क्या करेंगे, उद्धार कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कि भाई जैसे मुकदमा लेके पहुँचेंगे तो ये दीदी की कोर्ट में पहुँचे तो क्या करेंगे दीदी, चलो भाई भैया लेके आए, हो गया, नहीं होगा? गलत बात है लेकिन ये सब करना गलत है, सही वो बात की बात है, पहले तो यही होगा, पहले तो यही हो जाएगा। कारण है अगर वो नहीं करेगा तो उसको क्या समाज क्या कहेगा, अपने भाई का नहीं सुना। ये बात होती जनरली हो ही जाता है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन ह्यूमन, कुछ लोग होंगे तो टोटल करेंगे, लाव सब हो जाएगा, लाव सब हो जाएगा। तो न्याय कोर्ट में ऐसे ही चलता है, जैसे 2 तरह के मुकदमे होते हैं। आप लोग जान लीजिए, कभी आप सर्विस रोड में जब जाएंगे तो मान लो कोई मुकदमा हो गया, अब पता चले किसके पास जाएं, कौन से वकील के पास जाएं, फंसा दिया मुझे, तो अब जब जाएंगे वकील के पास तो 2 रास्ते आपके पास हैं। एक तो बहुत दिग्गज वकील पकड़िए, अब दिग्गज वकील की बात क्या हो जाएगी, उसके पास इतने मुकदमे हैं कि वैसे परेशान है, आप वाले में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि आप में लोड नहीं लेगा, वो छोटा मैटर है, तो ये डर लगा रहता है कि बड़ा वकील देखेगा कि नहीं देखेगा ठीक से। अब छोटे के पास जाए तो छोटे के पास जाएंगे तो पता चला कि उसका अनुभव नहीं है, तो बहुत डाउट की स्थिति होती है। जब व्यक्तिगत आता है, राय देनी होगी तो बताओ तुम क्या चले जाओ, लेकिन खुद की जब बारी आएगी तो आदमी वहाँ जाता है 2 तरह के वकीलों के पास। एक तो जाता है कि इनके रिश्तेदार इनका काम हो जाता है, तो इनके रिश्तेदार वाले चले जाते हैं वकील, उनको पकड़ते हैं, उनका काम हो जाता है, ऐसा होता है, रियलिटी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही होता है, ऐसा कहीं कहीं होता है। तो ऐसा चीज़ें देखने में आती तो उनके मुकदमे जनरली फाइनल हो जाते हैं, मतलब वो विजेता हो जाते हैं। और दूसरी स्थिति यह होती है कि बहुत बड़े वकील हो तो जज भी अपनी पेन चलाने से पहले डरता है। जब बड़े लोग आके बोलने शुरू करते हैं, कितने बड़े एडवोकेट होते हैं जो संविधान का हर आर्टिकल उनको रटा हुआ होता है, डांट देते हैं। मतलब डांटने का मतलब न्यायाधीश को दबा बात करते हैं, लिखिए आप तो कैसे कहेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब उसमें लिखिए, इसमें यही होगा, इसका ये है। और उसके बाद जैसे वो मान लो अगर कोई निर्णय अपोजिट आ गया तो फिर अगली जगह जाकर के दबा के बोल देंगे कि वो तो नशे थे कर दिए हैं। आप देखिए साहब, मतलब नशे का मतलब यही, जैसे उनको अनुभव है कि इसमें निर्णय जनरली यही होता है। अब आप पेन पकड़ के नहीं करा सकते किसी अधिकारी का, जो आपके जो न्यायाधीश हैं, तो आप उनको कह नहीं सकते कि जो वरिष्ठ एडवोकेट होते हैं, कितने जूनियरों के, कितने लोगों को जजेस के ऑफर आ जाते हैं कि आप आइए, आप जज बनिए, तो वो कहते हैं नहीं हमको जज नहीं बनना, हमको यही ठीक है, हमारी वकालत ही ठीक है, और वकालत ही करते रहते हैं। उनके चेले जाकर के जज बने रहते हैं। तो जब गुरु जी का चैम्बर में आते हैं तो क्या होता है, जज साहब एकदम बिल्कुल राइट टाइम हो जाते हैं एकदम से कि गुरु जी बोलना शुरू किया, अब क्या बोलेंगे, वही पढ़ाए नहीं बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे। तो ये स्थिति होती है, आप लोगों को भी अनुभव होगा समय के साथ कि वो जो होते हैं न्यायाधीश, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको नॉलेज होती है संविधान की, इतना निर्णय इस पर ले चुके होते हैं कि मुद्दे पे इतना निर्णय दे और ले चुके होते हैं कि उनको अनुभव होता है कि जनरली इस पर यही होगा। ऐसे ऐसे अनुभवी एडवोकेट हैं जो आपको केस देखते ही बता देंगे इसमें देखिए क्रिटिकल है, या ऐसे बोल देंगे कि हो जाएगा, और हो जाएगा तो मतलब वैसे वाले भी कर देते हैं, कुछ नहीं पता होगा तो हो जाएगा। लेकिन जो अनुभवी होते हैं वो केस को देखते हैं और उसकी बारीकियों को समझते हैं कि अब केस, अब आप सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, यानी कि विधि कहती क्या है, विधि कहती क्या है, जैसे आप सही है कि गलत है। तो जब आप सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नहीं है कि साहब ये है और यही सत्य है,
अब मान लो उस समय आपने नहीं सिद्ध कर पाए, लेकिन अगली जगह तो आप कर लोगे ना, चाहे ये चूक हो गई थी, ये लो सत्य है, तो कॉन्फिडेंस कहता है ना। तो एडवोकेट वगैरह भी जो जिनको विधि की अच्छी नॉलेज है वो यही कहते हैं कि ये ही होगा। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना दे कहता है क्योंकि संविधान कह रहा है। और जब न्यायाधीशों के समूह की जब बात जाती है तो वही बात कही जाती है कि साहब इसका आर्टिकल का ये, फलाना का इसका ये यही कह रहा है और यही होगा, ये बताते हैं। अगला बताता नहीं साहब ये नहीं होगा। अब दोनों की बात सुनने के बाद न्यायाधीश जिसकी बात से सहमत करते हैं तो वो निर्णय दे देते हैं, या आंशिक सहमति इनसे, आंशिक सहमति इनसे, तो निर्णय बीच का वाला दे देते हैं। तो ये हो जाता है ऐसे। चलिए बहरहाल, तो एक हो जाएगा आपका कि 10 साल की आपकी वकालत होनी चाहिए, ठीक है। 10 साल, 10 जी कोई बिल्कुल। तो सर जैसे इसमें भी सरकारी वकील होते हैं, प्राइवेट भी वो वकील तो यार की ऐसा वो होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एपीओ है ना, एपीओ वगैरह क्या होते हैं ना, वकीलों की मतलब वैकेंसी वगैरह निकालती है सरकार, और सरकार के जो मुकदमे देखे जाते हैं वो सरकारी वकील एपीओ वगैरह देते हैं। एसपीओ वगैरह प्रमोट कर जाते हैं, एपीओ होता है, वो होता है। उसमें जनरली होता क्या है, जिसे आप 2 लोग मार्केटाई कर लो, ठीक, कोई भी कह रही थी पानी जीत जाएगी। अच्छी बात है, तो जीत जाएगी। तो जो भी होगा मतलब जिसने जिसको मार दिया, इन्होंने इनको मार दिया, इन्होंने इनको मार दिया, मतलब किन्होंने भी किसी को मार दिया, तो जो पहले पहुंच गया तो पहले अपनी प्राथमिकी दर्ज करा दिया। तो जिसने पहले प्राथमिकी दर्ज करा, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि वो भुक्तभोगी है, वो क्या है, पीड़ित है। जो पहले आया पीड़ित मान लिया जाता है, और दूसरा आया कि साहब हमको भी मारे हैं, अच्छा तुम भी पीड़ित हो, आओ, तो सेकंड पक्ष हो गया। तो प्रथम पक्ष को क्या मान लिया जाता है, पीड़ित। अब ये पीड़ित पक्ष को क्या होता है, इसका मुकदमा अब सरकार लड़ेगी, तब आपका जब मुकदमा होगा तो बनाम हो जाएगा, सरकार बनाम हो जाएगा। जो पहला व्यक्ति पीड़ित जो मारा है ना, वो हो जाएगा अपराधी, दोबारा उसने भी उसको मारा है, तो दोनों मुकदमा अगर क्रॉस हो गया तो व्यक्ति लोग कहते हैं कि इनका मुकदमा इनसे, इनका मुकदमा, ऐसे नहीं होता है। होता क्या है, सरकार बनाम हो जाता है, आपकी फाइल तुरंत सरकार बनाम हो जाती है, ठीक है, सरकार बनाम हो जाती है, यानी जिसने मारा उसने गलत काम किया, सरकार के कानून के विरोध में काम कर दिया, तो सरकार बनाम आपका मुकदमा हो जाएगा। अब आपका मुकदमा सरकार बनाम हो गया, लेकिन सरकार बनाम क्या हुआ, क्योंकि सरकार ये मानती है आपने क्यों गलत काम किया, न्यायपालिका कहती है क्यों गलत काम किया, तो इसी नाते सरकार के, तुमने सरकार के नियम का मतलब जो कानून है उसका उल्लंघन किया, इस नाते सरकार के विरोध में है। अब मुकदमा चलना शुरू हो गया। अब जो सरकारी एडवोकेट होगा बच्चा, वही सरकार का मुकदमा देखता है, तो सरकारी वकील मुकदमा देखेगा आपका। अब आप चाहें, जो पहला पक्ष गया हुआ है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है एडवोकेट करने की, लेकिन अब वो क्या था, सरकारी वकील को माना जाता है कि वो पैरवी ढंग से नहीं करते, तो सहयोगी के लिए वकील रख लेता है वो। ये होता है सरकार का मुकदमा देखने के लिए। ये तो बात यहाँ हो गई। अब मान लो तमाम सारे ऐसे होते रहते, दंगे हो गए, कुछ और चीज़ें हो गई, है ना, तो वहाँ पर सरकार का पक्ष देखने के लिए जो सरकारी वकील होता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ तक की व्यवस्था होती है, सरकार अब क्या कहते हैं, जैसे MP MLA जो होते हैं, MP MLA कोर्ट का नाम सुना है आप लोगों ने, जो विधायक और सांसद होते हैं, इनके लिए सरकार क्या कहती है, सरकारी वकील से इनका मुकदमा नहीं दिखवाती है, इनका मुकदमा दिखाने के लिए किसी प्राइवेट वकील को हायर कर लेती है, उसको बना देती है। जैसे ये मान लो अच्छे वकील हैं, इनको स्पेशली, अब मान लो ये दोनों सरकारी वकील हैं, ठीक है, ये दोनों सरकारी वकील हैं, जो भी मुकदमा होगा सरकारी वकील के देखेंगे। अब ये क्या है, ये प्राइवेट वकील हैं लेकिन थोड़े से अच्छे हैं वकील, तो सरकार ने इनको क्या कर लिया कि सांसद विधायक का मुकदमा ये वकील साहब देखेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं सर, प्राइवेट को क्यों वो करते हैं? थोड़ा सा मतलब समझ रही है ना, विशेष लोग हैं, तो विशेष लोगों की मतलब वो होगी ना कि मतलब 30 लाख लोगों को मुकदमा आपका लिखा जाएगा। भाई कहते हैं सांसद विधायक, मतलब अब आप बस में गए हैं, लिखा रहता है सांसद विधायक सीट, कभी बस में सांसद गए होंगे, सीट है उनकी, वो किसी जमाने में हो सकता है गए हो, बाई चांस जाएंगे। और मान लो कोविड का पीरियड आया, कोई गाड़ी नहीं निकलनी है, बस जा रही है, तो सांसद आएंगे, उस सीट पर बैठेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, वहाँ से उतरेंगे आप वहाँ से। या तो विकलांग हुआ, लिखा होता है विकलांग सीट, महिला सीट, और इसके बाद लिखा होता है सांसद विधायक सीट है। तो इस तरह से भाई
मुख्य अतिथि है ना, हजारों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं वो। तो बहरहाल ये चीज़ होती है, और सरकारी वकील का और प्राइवेट वकील का ये रोल रहता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते उसके लिए क्या कंडीशन रहती है, हाई कोर्ट का वकालत किया हो, किसी न्यायाधीश मतलब जो है जहाँ पर जैसा कंडीशन हो तो वो चीज़ हो जाती है और ये हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी का हो जाता है उसमें से, लेकिन ये टर्म कंडीशन यही है। अब जैसे सभी के लिए योग्यताएं हैं ना, क्या कहा गया योग्यता कि ग्रेजुएट हो IAS हो जाएंगे, तो क्या हो जाते हैं सब लोग, क्या जैसे मानक है उसी तरह से अब LLB हैं, 10 साल वकालत किए, इसका मतलब जज हो जाएंगे, ये कहीं मानक नहीं है। सोच भी चलता है। हाँ, वहाँ जाने के बाद में वकालत में मतलब आप कचहरी में जाएंगे तो पता चलेगा कोई वकील सही नहीं बोलता, पक्का झूठ बोलते हैं सब, हाँ सर 99% झूठ बोल देते हैं सब। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनसे मुकदमा दिखवाएं कि इनसे दिखवाएं। ये कहेंगे बस हो गया फाइनल, बस हमारे पास तो फाइनल करा देंगे, इनके पास जाओगे तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल चलिए आइए, तो नियुक्ति की बात हो रही थी, बातें ज़्यादा हो गई। चलिए 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो, अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो, अथवा 14 पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, वह एक या अधिक, देखिए बेटा यहाँ पर उच्च न्यायालय लगा यानी हाई कोर्ट का वकील रहे, किसी हाई कोर्ट का 10 साल तक का वकालत का उसको अनुभव हो तो उसे जज बनाया जा सकता है, ठीक। फिर इसके बाद किसी हाई कोर्ट में 5 साल हुआ न्यायाधीश रहा हो तो उसको जज बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट ये लिखने जा रहा है। सर इसकी कोई परीक्षा नहीं होती है क्या? किसकी? मतलब जैसे जज बनने के लिए। हाँ होता है, PCSA का एग्जाम, PCSA का होता है। PCSA का एग्जाम होता है बेटा, उसी तरह से ARP वगैरह का जो सॉरी APO वगैरह की परीक्षा है, ये भी परीक्षाएं होती है ना। एग्जाम करिए, उसमें दीजिए, परीक्षा पास करिए, हो जाएगी एडवोकेट। हाँ आइए दोस्तों, एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्ष तब न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, और एक कंडीशन और है कि राष्ट्रपति की राय में, अगला पॉइंट है, अथवा कर लीजिए वहां पे, अथवा के बाद अगला पॉइंट चौथा, और राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता कैसे किसे कहेंगे, जैसे सुभाष कश्यप हो गए, लक्ष्मीकांत साहब हो गए, कुछ और इस टाइप के, मतलब जिसको विधि की बड़ी अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं विधि की, है भले वो एडवोकेट ना हो ना, वही तो सबसे लगा है, वरना लगा नहीं होता एडवोकेट, है ना। वो विधि की, अब स्वाभाविक है विधि की जानकारी के लिए जनरली आप देखा जाए तो LLB होगा, LLM होगा, क्या बिना ऐसे ही हो जाएगा, रात में सपने में आया संविधान तो जनरली ये है कि वो होगा ही होगा, है विधि का जानकार होगा। अब ये भी बड़ा विचित्र स्थिति है, जैसे आपने सवाल पूछ लिए, अब ये है कि साहब LLB हो कि ना हो, तो जनरली विधिवेत्ता होगा तो वो LLB होगा ही होगा। हमारी कई सारी शिष्याएं हैं जो कि LLM है, पूछ लो कुछ नहीं आता। इलाहाबाद जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2 शिष्या हमारी हैं, तो मुझे तो लगता नहीं उनको कुछ आता होगा LLM के बारे में। अरे वैसा भी नहीं भाई, LLM कर ऐसे होना क्या चाहिए कि मतलब LLM मतलब बड़ी डिग्री हो गई, इतनी बड़ी, समझ रहे हैं, लोड हो जाता है खोपड़ी पे। विधि जानते, कानून मतलब अपने आप में बहुत है, एक कानून आदमी को जानने में सिर दर्द हो जाता है। अभी देखिए आप लोग 3 आर्टिकल भी पढ़े, 124 में भी है और इसी में अभी फंसे मतलब है, तो अभी इस तरह से कितना आर्टिकल है, और वो भी याद भी रखना है, ऐसा नहीं भी पढ़ लिए खत्म हो गया काम, याद भी रहना। और किसका और जानते क्या, एक आर्टिकल के साथ 3 आर्टिकल जोड़ के काम करते हैं, ये इस पे और आइए बना करके देते हैं, तो वो एक जानकारी के आधार पर होगा। चलिए आइए, परंपरागत व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इतना बात हो गया। अब इसके अलावा हम लोग कर लेते हैं नियुक्ति लिख लीजिए।
हम लोगों ने तो कुछ बात की थी, नियुक्ति की बात हो चुकी है ना हम लोग। यस सर, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाँ हो हाँ चुकी है। ठीक, चलिए अब आते हैं कार्य नहीं, अब ऐसे करिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अब कर लीजिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो इस आर्टिकल में 126 में है दोस्तों, एक हेडिंग कर लीजिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ये नए वर्ष के समापन पर ये परेड क्योंकि 2018 वगैरह में शामिल होंगे अपना बजट लेके। चलिए अच्छी बात है, इंजॉय नए साल के समापन पर खुश होइए। कितने लोग तो आज सारा गम भूल करके भी खाएंगे पिएंगे, सब अपना सारा प्रोग्राम करेंगे हैं? जैसे लग रहा है कि मतलब खत्म हुआ, बवाल खत्म हुआ है और नए साल पर खुशी मनाएंगे तो खुश हो रह जाएंगे। चलिए आप लोग कुछ एक अच्छा सा दृढ़ निश्चय करिए कि नए साल पर कुछ करेंगे। कसम खाते हैं, पिछली बार कई बार खाए थे, नहीं कर पाए थे, अगली बार आज ही खा ले रहे हैं कि अगले साल हम खाएंगे ही नहीं और करेंगे ही सब करेंगे हैं। आप लोग संसद की कभी चर्चा करें तो अठावले साहब को देख लिया करिएगा। अठावले को जानते हैं आप? अठावले को संसद में एक महाराष्ट्र के नेता हैं, वो अकेले हैं, अपने राजनीतिक पार्टी के अकेले सांसद हैं। तो वो जब बोलते हैं रामदास अठावले हैं तो उनका स्टेटमेंट जब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसे लाइक लालू प्रसाद यादव साहब का जैसे होता है उसी तरह से उनका भी होता है स्टेटमेंट। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ जब कभी मतलब लगता है कभी ऐसे संसद की कभी चर्चा चलती है, कभी मैं यूट्यूब पे गया तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, अगर समय है टाइम पास करना है तो मैं ज़रूर देख लेता हूँ। बड़ा मज़ा आता है उनका स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पहले मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ मैं कांग्रेस के साथ था मैं सीढ़ी से मैं हारा सीढ़ी से हारा और इस लाते में भाजपा के साथ आया, भाजपा के साथ सीरियल ज़्यादा देखते होंगे। हाँ वो नहीं, सीढ़ी पे वो सांसद जी वहाँ का चलिए अब आपको इतना मजा आएगा उनका स्टेटमेंट सुनते हुए और कहेंगे कि मैं अकेले अपने राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं अकेला अपनी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ना सब लोग, मुझे अकेला मत छोड़ना। मतलब वो इतना आपको मजा आएगा कि आपको लगेगा कि संसद में मजा भी आता है। तमाम सारे लोग हंसते रहेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप बैठिए, आप हो बस हो गया ठीक बैठिए आप, अब आपका समय समाप्त। तो कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ही अपनी चर्चा करते हैं, कुछ लोग लाइक करने लगेंगे वही, कुछ लोग रोने लगेंगे उसी में, कुछ लोग कोसने लगेंगे कि शराब देता हूँ बस हो जाओ बस जाओ। मतलब तमाम तरह की लोग संसद की प्रक्रियाओं में आपको देखने मिलेगा। तो अलग अलग चीज़ें देखने को बेहतर है कि आप संसद की प्रक्रिया ही देख लिया करिए, लोकसभा राज्यसभा की चर्चा में देख लिया करिए, वहाँ पे आपको मजा आएगा, बड़ा ज्ञान भी मिलेगा और कुछ नई नई बातें होंगी, कुछ चमत्कार और कुछ लोग सरकार को ज्ञान देते फिरेंगे वहाँ पे कि ऐसा कर देती सरकार तो ऐसा हो गया होता। तो सरकार भी सुनती है, 2 मिनट की चर्चा रहती है, तो ऐसे ही है। चलिए न्यायाधीश क्या हुआ भाई, न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश
अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो तो, अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से, अन्य मतलब बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी बात कही जा रही है, अन्य न्यायाधीशों में से अनुपस्थित या किसी अन्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से परामर्श की, राष्ट्रपति को इस संदर्भ में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अगला करिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 127, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए इसमें अनुच्छेद 127 मतलब तदर्थ न्यायाधीश किसमें है? 127 क्या कहता है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। किसी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को, अब किसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है वो बता रहे हैं, किसी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को, किसी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो, नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो, संबंधित हाई कोर्ट के, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। की जा सकती है। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? 127 क्या कह रहा है? देखिए 127 क्या कह रहा है? ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कह रहा है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करता है किसी परमिशन से? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की परमिशन से करता है। कहाँ करता है? कहाँ से करता है? एक्चुअली देखिए बात हो रही है क्या? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है दोस्तों। तदर्थ न्यायाधीश, ध्यान सुनिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे कौन? चीफ जस्टिस साहब करेंगे। चीफ जस्टिस साहब किसके करेंगे? राष्ट्रपति की सलाह से करेंगे। और किसके साथ सलाह करेंगे? वो जो हाई कोर्ट का, क्योंकि किसी हाई कोर्ट से ही तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे और प्लस सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की सलाह से कर ही रहे कि भाई राष्ट्रपति की सलाह का इतना ही क्यों रोल होगा कि साहब हम नियुक्त कर लें न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश हम नियुक्त कर रहे हैं, तो ठीक है कर लीजिए, इतना रोल उनका हो गया। क्योंकि राष्ट्रपति को तो कोई जानकारी है नहीं कि कैसा न्यायाधीश है, न्यायाधीश लोग ही जानेंगे। तो यानी कि हाई कोर्ट के जितने मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक दूसरे से कंसल्ट करके बाकी को हाई कोर्ट के जो वकील एडवोकेट होंगे इनको सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो एडवोकेट बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जिनके पास होगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उनको ले लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलकर के ये निर्णय ले लेंगे। वही सलाह का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ का आपको न्यायाधीश बनाना है, हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश है, इस हाई कोर्ट के ये है, इस हाई कोर्ट के ये है, इस हाई कोर्ट के सब अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट है। अब हमको लेना है क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है। तो अनुच्छेद 127 यही कहता है कि हम लोग मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, हम सीजेआई हैं, हमने राष्ट्रपति साहब से परमिशन ले ली, साहब हमको न्यायाधीश नियुक्त करना था इसमें, तो उन्होंने सर परमिशन दे दी। अब हाई कोर्ट के जजों के से कंसल्ट, हाई कोर्ट के जजों के से कौन से? चीफ जस्टिसों से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों से एडवाइस ले करके, अब हो सकता है एक से या कई नियुक्ति करनी है तो हम अलग अलग हाई कोर्ट से लेना चाहते हैं, किसी एक हाई कोर्ट से नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ से कंसल्ट करने के उपरांत वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको नियुक्त कर दिया जाएगा वहाँ। यही बात है ना, 27 सही कह रहा है। आगे चलिए तदर्थ के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। नियुक्त की जा सकती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जबकि सुप्रीम कोर्ट के सत्र मतलब सेशन, जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति, जिसे कोरम कहते हैं, गणपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। क्या समझ में आई बात? देखिए कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? पूछ लिया प्रश्न आपसे कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? कि जब सेशन शुरू होने जा रहा है। अब सेशन क्या? जैसे शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका, मान लो शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन,
नया सत्र स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। अब वहाँ पर जो जजों का रिक्वायरमेंट है कि हियरिंग के लिए जज न्यायाधीश होंगे तभी तो मुकदमे सुने जाएंगे, और उसमें गणापूर्ति कम हो रही है, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या रिटायरमेंट के कार्ड से या जिस भी कार्ड से कम पड़ रही है या वर्कलोड ज़्यादा होने के कार्ड से जो भी कम पड़ रही है, तो उस स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। प्रक्रिया यही होगी कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति से कंसल्ट करके, हाई कोर्टों के चीफ जस्टिसों से कंसल्ट करके, वहाँ के जो योग्यता रखता होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनने की, उसको नियुक्त कर लेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया फ्रांस से ली गई है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई है। और क्या किया गया है? केवल और केवल तदर्थ न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त होते हैं, हाई कोर्टों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। तो दो बातें लिख लीजिए यहाँ पर कि तदर्थ मतलब सुप्रीम कोर्ट में लिखिए, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती है। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती तो बाकी से लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चाहे तो लिख सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होती है। यही क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हो गई बात भाई। चलिए लिखिए, अनुच्छेद 127(2) क्या कहता है, फटाफट लिखो बेटा। अनुच्छेद 127(2) क्या कह रहा है? 127 तो आपने कह दिया तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में। 127(2) क्या कह रहा है? जब किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जब किसी 127(2) अनुच्छेद 127(2) में बेटा लिखना है आप लोगों को, जब किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर दिया जाता है, नाम निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तब उसका यह कर्तव्य होता है, तब उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पद के, तब उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर, कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर प्राथमिकता देकर सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उपस्थित हो, यानी कार्यों को वेटेज दे अपने कि नियुक्त कर दिए गए तो उस पर उपस्थित रहना आवश्यक है, देकर सुप्रीम कोर्ट की बैठक में उपस्थित हो। और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की
सभी अधिकारिता शक्तियां और जब वह उपस्थित होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब किसी हाई कोर्ट के जज साहब को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर उनकी मतलब उस बैठक में उपस्थित होना उनके लिए आवश्यक है, उपस्थित होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और जब वो कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकारिता है, शक्तियां हैं और जो पावर्स है वो सब उनको प्राप्त हो जाएंगी। ये आर्टिकल 127 जो कह रहा है आपका, ठीक है। तदर्थ मतलब क्या होता है? अडॉप्ट मतलब एक तरह से जैसे कोटा पूर्ति है ना, गड़ा पूर्ति। जैसे मान लो शिक्षक आपके यहाँ 3 क्लासें चलती हैं और किसी अतिरिक्त क्लास में किसी शिक्षक को ले लिया, कोई शिक्षक नहीं आ रहे हैं, कम हैं, तो एक अतिरिक्त शिक्षक ले लिया गया, वो रेगुलर नहीं शिक्षक हैं, आ गए आपके यहाँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि कोटा में 3 घंटे का क्लास है, तो पता चला एक टीचर वहाँ पे गड़ा पूर्ति, मतलब गड़ा पूर्ति समझ रहे हैं ना। ये क्लास में मान लो आप स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, 8 पीरियड है, तो बच्चों को 8 टीचर चाहिए ना। अब 8 टीचरों में संयोग से स्कूल में 2 ही टीचर है, 6 ही टीचर है, 2 टीचर नहीं है, तो गणा पूर्ति की तत्कालिक रूप से तब तक ले आए गए टीचर, गणा की पूर्ति। या सीनियर को ले आके क्लास में पढ़वा दिया जाता है ना कि चलो सीधे देख लो क्लास को, तो गणा पूर्ति यानी कि जो कोरम है वो पूरा हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नया सत्र जैसे ही कालीन खत्म होने के बाद जिससे सत्र स्टार्ट हुआ, अब उस समय रिक्वायरमेंट 50 जजों की है, सॉरी 32 हैं। जैसे मान लो आपके 33 जज हैं, संयोग से 33 जज नहीं उपस्थित हैं, किन्हीं कारणों से छुट्टी पे हैं या और जो भी तमाम सारे कारण है, या वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसके लिए उनको जो है एडॉप्ट जैसे इसकी ज़रूरत है, तो उनको तब तक के लिए रख लिया गया है ना, तब तक के लिए कार्य में रख लिया गया, वही हो गया। और जब रख लिया जाएगा तो उनको पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी शक्तियाँ, पावर उनको मिलेंगे और उनका कर्तव्य होगा कि उस बैठकों में शामिल हो। चलिए अनुच्छेद 128 देख लीजिए क्या कहता है। 128 के अनुसार क्या कह रहा है? मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि, या मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 128 मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर स्वीकृति लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा न्यायाधीश कार्य करने के लिए सहमत या असहमत हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? देखिए 127(2) आप लोगों ने देखा। अब बात कर रहे हैं 128। ये क्या है? ये CJI जो है ना,
ये तो राष्ट्रपति से सहमति है, तो आपने पहले देख ली कि जब सीबीआई को नियुक्ति करनी थी तो राष्ट्रपति से कंसल्ट करके फिर जिस हाई कोर्ट से उसको तदर्थ न्यायाधीश लेना है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको व्यक्ति को लेकर के न्यायाधीश बना दिया। एक प्रक्रिया ये है। दूसरा 128 कह रहा है, 127 दो कह रहा था, 128 ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और वो सेवा समाप्त हो चुकी है उनकी, उनको भी न्यायाधीश के रूप में अगर सेवा में लेना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति ले लेंगे और उनको भी कह सकते हैं कि साहब आप आकर के देख लीजिए हमारा काम, वर्कलोड ज़्यादा है या जो भी है। एज लाइक आप समझिए कि वर्कलोड पे ही तो नियुक्त किए जाते हैं, कोरम पूरा करने के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं, तो आप उनको कहिए कि मतलब नियुक्ति करने की प्रक्रिया उनसे उनको भी नियुक्त किया जा सकता है, ये कहने का। तो सर जैसे रिसेंटली में जो चल रहा न्यूज़, चंद्रचूड़ जी जो बोले हैं कि मतलब जजों की कमी है, तो वो ऐसा भी तो किया जा सकता है ना, जब ये चीज़ें प्रावधान है, ये सारी चीज़ें। नहीं, जैसे जब ये प्रावधान है तो जैसे भाई आपसे अस्थाई कोई चीज़ कही जाएगी ना, जैसे अब ये थोड़ा ना कि जुगाड़ के से काम चाहिए तो जुगाड़ हो गया। जैसे आपको शिक्षक चाहिए तो शिक्षक चाहिए कि भाई तुम तत्कालीन में रहे, ठीक है पढ़वा दीजिए जल्दी, जब तक नहीं है होना है चाहिए, नियुक्त करिए शिक्षकों को, फटाफट नियुक्त करिए, नियुक्ति होनी चाहिए ना शिक्षकों की। बस में उस तरह से बात है। यहाँ बात सिस्टम की हो रही है कि पूरी व्यवस्था का पूरा तंत्र मेंटेन होना चाहिए। जितने जगह कमी है तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाओ। अब सरकार पे क्या है, सरकार के ऊपर जो है वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है, धन का और तमाम सारा, भाई उनका अपना टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, सरकार की अपनी समस्याएं हैं, न्यायाधीशों की अपनी समस्या है। वो तो बताते हैं कि भाई वो छुट्टी अपने से निर्धारित कर लेते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, इतना सैलरी पाते उतना ये पाते हैं, यहाँ मकान वहाँ मकान। अभी जो चीज़ जैसे सब रिटायर्ड हुए हैं उनका देखिए, उनका 6 महीने के लिए जो है किस रोड पे मकान होता है, वो 6 महीने उस बंगले में रहते हैं, उस बंगले में जिसमें रहना है, जज साहब को रिटायर्ड जो हुए हैं उनको रहना है, वो 6 महीने उस स्पेशल उस बंगले में रहेंगे। 28 प्लस 40 जो है एम्प्लॉय उनकी सेवा में लगे हुए हैं, मतलब उसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर के और क्लर्कियल जॉब तक के, सिक्योरिटी तक के लोगों को लेकर के है। ये तो मुख्य न्यायाधीश को तब मिलता है, और जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो 28 लोग इससे मिलते हैं। मतलब ऐसा 28 लोगों 28 कर्मचारी आपके साथ लगे हुए हैं तो जनरली बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन और न्यायाधीश होते हैं उनके साथ इतने लोग नहीं रहते हैं नॉर्मली, और न्यायाधीशों के साथ में 2 लोग मतलब जो है इस तरह से लेकर के 2-4 लोग मिलकर के ऐसे रहते हैं। तो ये भी एक समस्या रहती है। भाई देखिए होता क्या है ना कि कौन किस तरह से, अब आप डीएम हो जाएं, अब डीएम साहब हो जाए तो ले लाल लश्कर लेके चलिए। अब डीएम और एसपी की इतनी पावर होती है कि एसपी साहब अपने साथ 35 गाड़ी लेके चले, 35 गाड़ी लेके पूरी फोर्स लेके चले। अभी जैसे चुनाव में देखिए ना, जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं, पुलिस वाले फ्लैग मार्च करते हैं, तो उसमें एसपी सीईओ और उसके साथ एसपी लेके चलते हैं, पीछे साहब राइफल लेकर के घूमते रहते हैं फ्लैग मार्च। फोटो पर देखा नहीं देखा आप लोगों ने? देखते उसका क्या मतलब, टेरर फैलाते हैं माहौल, मतलब इसका गलत सेंस नहीं है, उन लोगों के लिए जो आपराधिक लोग हैं उनके लिए टेरर फैलाते हैं कि बहुत मार खाओगे। ये इंडियन में ऐसे भाई क्यों घूमते होंगे, आप सोचो क्यों घूमते हैं? हाँ, अब शांति किसको दिखाएंगे? हाँ, जो आतंक फैलाएगा बहुत मार खाओगे, इतनी पुलिस देख रहे हो पीछे। तो वो लड़के इस कॉलेज में देखिए जो नेता लोग हैं अपने साथ 8, 10, 12 लोग पीछे चले रहते हैं, नेताजी आगे जाते हैं, 15 लोग पीछे रहते हैं। तो इससे माहौल बनता है कि मतलब देखोगे तो समझ लेना 15 लोग हैं, 15 मौका पड़ेगा। अब डीएम देखिए जो भी हैं, जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी बहुत सिंपल वे में चलते हो, वो उनके पेन में पावर है, तो अपने आप में वो जैसे कहते हैं वेटेड जो डालियाँ होती हैं वो झुक जाती हैं। तो डीएम एसडीएम बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, इनको जल्दी कोई छेड़ता उड़ता नहीं है, इनको जनरली कोई छेड़ता उड़ता नहीं है। जब ड्यूटी होगी तब उसके साथ फोर्स हो जाएगी, तो ये नहीं, उनका काम ही नहीं। हाँ वही देखिए एसओ जो चलते हैं, तब बताइए कब कितने चलते हैं? उनको भी सिग्नल चलना चाहिए, होमगार्ड लेकर के दौड़ा के एसओ साहब को भी मार देंगे। सब कुछ ऐसे आपराधिक छवि के लोग हैं उनको भी मार देंगे। तो वो माहौल बना करके चलते हैं, वो माहौल बना, उनसे डरेंगे आप तब ना। अभी छात्र संघ में होमगार्ड आ जाए मारेंगे, होमगार्ड को सब दौड़ा के नेता लड़के, लेकिन नहीं, वहाँ पर क्या प्रभावशाली लोग मजबूत। तो कहने का मतलब ये माहौल होता है कि जैसे एक शांति व्यवस्था चारों से संचालित होती है। चलिए मैम आ गई हैं, एक अगला आर्टिकल नोट कर लीजिए, 128 भी हो गया। अब कर लीजिए न्यायाधीशों को हटाना, है ना, न्यायाधीशों को हटाना, आर्टिकल 124(4), न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना।
तो आज की क्लास का यहीं पे हम लोग समापन करते हैं। मैम आ चुकी हैं और आप लोगों को जो गत वर्ष बीता मतलब जो बीत रहा है अभी कुछ घंटे बचे हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जा रहा है जो आएगा उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और आप लोग थोड़ा मेहनत ईमानदारी से पढ़िए। नए साल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आगे ट्रिब्यूनल्स सब देखेंगे, मिलेंगे नए कोर्ट के साथ। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, देखिए मैंने कृपया कि जो टेस्ट आप लोगों को जैसे प्रस्ताव वगैरह का हम लोगों ने पढ़ाया है ना, पढ़ा दिया, प्रस्ताव वगैरह पढ़ा दिए, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो इनके जो है प्रैक्टिस सीरीज जो है करा दे रहे हैं। आप लोग उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि किसने लेवल के। तो अगला जो समितियों से, जिस समितियों में कुछ टॉपिक्स नहीं हो पाए, कारण है कि जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है, तो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो समितियों का, प्रस्ताव का, इस तरह के जो वीडियोस मिलेंगे उसको आप लोग रिविजन के फॉर्मेट में देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।